Hello, dear students and respected viewers. Myself, Deepak Kumar Thakur, Guest Assistant Professor, Kamla Rai College, Gopalganj, affiliated with जयप्रकाश यूनिवर्सिटी छपरा। प्रिय विद्यार्थियों, बीए पार्ट 2 हिस्ट्री ऑनर्स के लिए हम लोग जिस महत्वपूर्ण टॉपिक अरब इन्वेजन से संबंधित चर्चा को प्रारंभ किए हैं, इसी कड़ी में आज हम लोग मोहम्मद बिन कासिम की सफलता के क्या कारण थे इसके विषय में चर्चा करेंगे और फिर मोहम्मद बिन कासिम के पश्चात और अरबों की शासन व्यवस्था इत्यादि को देखेंगे। तो आइए लेक्चर को प्रारंभ करते हुए देखते हैं कि विभिन्न कारणों से मोहम्मद बिन कासिम सफल रहा और हम देखते हैं कि मोहम्मद बिन कासिम को सिंध और मुल्तान में सफलता मिली। सिंध जनसंख्या, आर्थिक संपन्नता और सैनिक दृष्टि से भारत का एक शक्तिशाली राज्य न था। उसकी जनसंख्या कम ही नहीं थी बल्कि उच्च नीच के भावना से आपस में विभाजित भी थी। मुख्यतः जाटों और मेदों जैसी लड़ाकू जातियों के प्रति ब्राह्मण शासक वर्ग के व्यवहार ने तीव्र असंतोष उत्पन्न करके समाज की एकता को नष्ट कर दिया था। सिंध की भूमि संपन्नता प्रदान करने के अनुकूल न थी। निसंदेह सिंध प्रदेश निर्धन न था और विदेशी व्यापार से वह लाभ प्राप्त करने की स्थिति में था, परंतु उसका कृषि, व्यापार और उद्योग ऐसी स्थिति में न थे जो उसे एक संपन्न प्रदेश बनाते। आर्थिक संपन्नता के अभाव में सिंध सैनिक दृष्टि से कभी भी शक्तिशाली न बन सका। दाहिर का राजवंश और स्वयं दाहिर न तो सुदृढ़ शासन स्थापित कर सका और न वह लोकप्रिय बन सका। उसके प्रांतीय सूबेदार प्रायः अर्ध स्वतंत्र थे और उसकी प्रजा उसके प्रति वफादार न थी। इस कारण वह अरबों के विरुद्ध संगठित शक्ति का प्रयोग न कर सका। बौद्ध मतावलंबियों और व्यापारियों ने भी उससे असहयोग किया। सिंध भारत के एक कोने में स्थित था, इस कारण भारत के अन्य शासक सिंध के प्रति उदासीन रहे। अरबों का सैन्य बल दाहिर के सैन्य बल से अधिक श्रेष्ठ था। अरबों की सेना की शक्ति उनके घोड़े तथा अस्त्र शस्त्र सिंध के सैनिकों से अधिक श्रेष्ठ थे। अरबों में धार्मिक जोश था, जबकि सिंध के हिंदुओं को प्रेरणा देने वाली ऐसी कोई भावना न थी। हिंदू अपनी धार्मिक उदारता के कारण धर्म के आधार पर राष्ट्रीयता का निर्माण नहीं कर सके। वह यह भी न समझ सके कि अरबों का आक्रमण उनके धर्म, सम्मान, समाज और संस्कृति पर होने वाले गंभीर आक्रमण की पहली कड़ी है, जिसका परिणाम भविष्य में बहुत बुरा होगा। इस कारण अरबों से उनके संघर्ष का दृष्टिकोण एक सीमित राजनीतिक रहा। वे धर्म अथवा देश प्रेम के आधार पर पूर्ण उत्साह से उस आक्रमण के विरुद्ध संघर्ष करने के लिए तत्पर न हुए। दाहिर की सैनिक भूले भी सिंध की पराजय का कारण बनी। अरबों द्वारा मकरान को जीतने के पश्चात दाहिर को सचेत हो जाना चाहिए था। जो शक्ति निरंतर उसके राज्य की सीमाओं पर आक्रमण कर रही थी और उसके प्रवेश द्वार को जीतने में सफल हो गई थी, उसका मुकाबला करने के लिए उसे ज़बरदस्त तैयारी करनी चाहिए थी, परंतु उसने ऐसा नहीं किया। बल्कि अब मोहम्मद बिन कासिम देवल, नीरून, शीशम आदि सिंध के निचले भाग को जीत रहा था, तब उसने कुछ न किया। रावण के युद्ध से पहले, जबकि मोहम्मद की सेना में बीमारी फैली हुई थी और वह सैनिक सहायता की प्रतीक्षा कर रहा था, तब भी दाहिर ने उस पर आक्रमण नहीं किया। दाहिर की भूल यही नहीं थी कि उसने एक ही युद्ध के निर्णय पर अपना और सिंध का भाग छोड़ दिया था, बल्कि यह भी थी कि वह अपने ही प्रदेश में आक्रमणकारी की शक्ति को विभिन्न स्थानों पर न बिखेर सका और उसकी दुर्बल परिस्थितियों में उस पर आक्रमण न कर सका। दाहिर बहादुर और साहसी था, परंतु एक सैनिक की भांति अपने जीवन को युद्ध में झोंक देना उसकी भूल थी। नेतृत्व, दूरदर्शिता और उचित अवसर के प्रयोग की दृष्टि में देखते हैं कि दाहिर असफल रहा और सिंध की पराजय का कारण बना। देश प्रेम के अभाव में विभिन्न अवसरों पर विभिन्न हिंदुओं ने अपने राजा और देश के साथ गद्दारी की। देवल में एक देशद्रोही ने भारतीयों के मनोबल को कम करने का तरीका अरबों को बताया। नीरून को उसके पुजारी ने बिना युद्ध किए अरबों को दे दिया। शीशम के युद्ध के पश्चात जाट अरबों के साथ मिल गए
और मुल्तान के किले को पानी देने वाला जलधारा का पता एक देशद्रोही ने अरबों को दिया। मोहम्मद बिन कासिम का उत्साह, सैनिक नेतृत्व और उसकी योग्यता भी अरबों की सफलता का कारण थी। यह कहना भूल है कि भारतीय सैनिक बहादुर न थे और उन्होंने अरबों से युद्ध करने में कायरता दिखाई थी। अरबों की यह सफलता उनके जोश, शक्ति, योग्य नेतृत्व और एक निश्चित लक्ष्य के प्रति आस्था का परिणाम थी, जबकि भारतीयों में इन गुणों का अभाव था। और इस प्रकार हम देखते हैं कि विभिन्न कारणों से मोहम्मद बिन कासिम सफल रहा और उन्हीं के कारण मोहम्मद बिन कासिम की सफलता के रहे, वही कमजोरियां भारतीय शासक दाहिर की रही और इसी के कारण वह पराजित हुआ और उस तरह की शक्ति से अपने साम्राज्य की रक्षा नहीं कर पाया, जो एक नई संस्कृति, एक नया दृष्टिकोण, एक नया धर्म, नई एक परंपरा को लेकर आ रही थी भारत में। और कहीं न कहीं अरबों के आक्रमण के बाद ही जब देखते हैं कि तुर्कों का मनोबल बढ़ा और फिर भारत एक लंबे समय के लिए मुस्लिम आक्रांताओं के आक्रमण का शिकार हुआ और यहाँ मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना हुई। मोहम्मद बिन कासिम के पश्चात अगर हम देखें तो खलीफा सुलेमान ने मोहम्मद को हटाकर याजिद को सिंध का सूबेदार बनाया, परंतु सिंध पहुंचने के 18 दिन पश्चात याजिद की मृत्यु हो गई और उसके स्थान पर हबीब सूबेदार बनाया गया। हबीब ने शांति और समझौते की नीति का पालन किया, जिसके कारण दाहिर के लड़के जय सिंह ने ब्राह्मणवाद को अपने स्वामित्व में कर लिया। हबीब ने अन्य हिंदू सूबेदारों को भी अपने स्थानों को पुनः हस्तगत कर लेने दिया, परंतु 717 ईस्वी में खलीफा उमर द्वितीय के समय में इस उदारता की नीति को छोड़ दिया गया और हिंदुओं को इस्लाम स्वीकार करने के लिए बाध्य किया गया। स्वयं जय सिंह ने इस्लाम धर्म को स्वीकार कर लिया। खलीफा हिसाम के समय में इस नीति को और आगे बढ़ाया गया और सूबेदार जुनियाद ने सभी स्थानों पर प्रत्यक्ष अरब शासन को स्थापित किया। यहाँ तक कि जय सिंह भी अपने देश को छोड़ने के लिए बाध्य हुआ। जुनियाद और उसके उत्तराधिकारी सूबेदारों ने सिंध के बाहर भी आक्रमण किए, परंतु उन्हें अधिक सफलता नहीं मिली। 750 ईस्वी में उमैयद खलीफा को अब्बासी खलीफा ने हटा दिया और उसने मूसा को सूबेदार बनाकर सिंध भेजा, जिसने उमैयद खलीफा के सूबेदार मंसूर से युद्ध करके सिंध को छीन लिया। अरबों ने इस पारस्परिक संघर्ष से सिंध में उनकी शक्ति दुर्बल हुई होगी, इसमें संदेह नहीं किया जा सकता। जो अरबों के इस जो पारस्परिक संघर्ष थे, इसके कारण उनकी व्यवस्था दुर्बल हो गई थी सिंध प्रदेश में। सूबेदार बसहर ने तो बाद में खलीफा के आधिपत्य से मुक्त होने का भी प्रयत्न किया, यद्यपि वह सफल न हो सका, परंतु जैसे जैसे खलीफाओं की शक्ति और सम्मान कम होते गए, वैसे वैसे सिंध पर उनका आधिपत्य ढीला होता गया और सिंध में अरबों की शक्ति दुर्बल पड़ती गई। 871 ईस्वी तक सिंध में खलीफाओं की सत्ता प्राय समाप्त हो गई। अंत में सिंध में अरबों के 2 स्वतंत्र राज्य बन गए। इनमें से एक सिंध के ऊपरी भाग में मुल्तान को सम्मिलित करते हुए आरोर तक फैला हुआ और दूसरे निचले सिंध में मंसूरी को सम्मिलित करते हुए समुद्र तक फैला हुआ था। महमूद गजनवी के आक्रमणों के समय सिंध की राजनीतिक स्थिति यही थी। इससे स्पष्ट है कि अरब सिंध पर तो अपने अधिकार को सुरक्षित रह सके, परंतु भारत के अन्य प्रदेश थे उसमें प्रवेश पाने में असफल रहे। और इस प्रकार हम लोगों ने मोहम्मद बिन कासिम की सफलता के कारण, दाहिर की पराजय के कारण और मोहम्मद बिन कासिम के पश्चात की स्थिति का अवलोकन किया और इसी के साथ चर्चा समाप्त की जाती है। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।